था कि एफआईआर झूठी है और पुलिस ने जब ये रिपोर्ट, मैं ये वाजे करना चाहूंगा कि पुलिस खुद फैसला नहीं करती है, ये फैसला अदालत आखिर में करती है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट अदालत के सामने जब जमा कराई तो अदालत ने इस बात से इत्तफाक करते हुए क्लास सी में इस एफआईआर को डिस्पोज ऑफ कर दिया, एफआईआर को ख़त्म कर दिया गया। कमेटी के सामने सबसे पहले ये पहलू आया कि जब जुडिशल ऑर्डर पास हो चुका है तो ये चीज़ तो बड़ी क्लियर हो जाती है कि वो एफआईआर गलत बयानी पर मबनी थी। तो कमेटी ने फिर उन तमाम मुहरकात को इन्वेस्टिगेट किया कि वो कौन कौन से एस्पेक्ट से जिसकी वजह से ये तमाम कार्रवाई की गई। तो पता ये चला सबसे पहले कि जो मुद्दई था कंप्लेनेंट, उसकी दरख्वास्त में उसने अपना नंबर दर्ज किया था, मोबाइल नंबर। उस मोबाइल नंबर के ज़रिए उसकी लोकेशन को ट्रेस किया गया, सीडीआर निकाली गई और जब सीडीआर निकाली गई तो शाम 4:30 बजे, या बल्कि मैं इसको और ब्रॉड कर दूं, शाम 4 बजे से 5 बजे के दरमियान वो शख्स जो कि दावा कर रहा था कि मैं मज़ार क़ायद पर मौजूद था, मेरे सामने ये तमाम इंसिडेंट हुआ और मुझे जान से मारने की धमकी दी गई, उसकी लोकेशन निकली सुपर हाईवे कराची बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि मीलों दूर है मज़ार क़ायद से। सबसे पहले नंबर 1। नंबर 2, फिर ये पता चला कि वो शख्स कोई एक आम आदमी नहीं है बल्कि सियासी कारकुन है। सियासी कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और ये बात बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लिमानी लीडर हैं सिंध असेंबली में, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि वो शख्स हमारी पार्टी का रुकन है, बल्कि मेरा रिश्तेदार भी है। तो ये नेक्सस पीटीआई का और मुद्दई का क्लियरली नज़र आता है। फिर जो कारी साहब जो दुआ करते हैं मज़ार पे, उनका भी पुलिस ने स्टेटमेंट लिया था और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये बात कही कि जी जिस तरीके से इस इंसिडेंट बता रहे हैं इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई, ये चालान में लिखी नहीं है बातें। उसके बाद फर्दर जब चेक किया तो पता चला कि पीटीआई के बहुत सारे मेंबरान सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली वो थाने पर मौजूद थे। उनकी वीडियोस को देखा गया और वीडियोस में नज़र आ रहा है कि उनका धमकियां में रवैया पुलिस एहलकार के साथ किस तरीके से था। यह भी नज़र आ रहा है कि एक वफाकी वज़ीर, अहम वफाकी वज़ीर खुद थाने पर जाते हैं और पुलिस को प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं, असरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। और उनके सोशल मीडिया पे वो पैगामात, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मौजूद हैं जहाँ पर वो बड़ा ही काबिल मुज़म्मत, अफसोसनाक रवैया आईजी सिंध और चीफ सेक्रेटरी सिंध के हवाले से धमकियाँ में रवैया इख्तियार करते हैं और उसके बाद अपने मकासद को हासिल करने के लिए वो अपनी रुकन को खड़ा करते हैं कि भाई तुम मुद्दई बन जाओ कि तुम्हें जान से मारने की धमकी। इसके अलावा एक और बहुत अहम आईनी ओहदे पर फाइज शख्स टीवी पे इस दौरान आया, उन्होंने भी आके कहा कि मेरी आईजी सिंध से बात हुई है कि इसके ऊपर एफआईआर कटनी चाहिए। काबीना की इस कमेटी का मौक़िफ़, जो कि बाद में काबीना ने यूनानिमसली अप्रूव किया, वो ये है कि सरकारी काम में मदाखलत करने का किसी को भी इख्तियार नहीं है, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो वफाकी वज़ीर हो, कोई और वज़ीर हो, कोई एमएनए हो, कोई एमपी हो। कानूनी इदारे कानून के ताबे हैं और कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हैं। कमेटी ये समझती है कि पीटीआई के लोगों ने अपने सियासी मकासद को इस्तेमाल करने के लिए मज़ार क़ायद को इस्तेमाल किया ताकि वो अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। और जो 18 अक्टूबर को बहुत बड़ा जलसा, तारीखी कामयाबी जलसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पीडीएम का था, उसको अंडरमाइन करने की उन्होंने कोशिश की। काबीना कमेटी ने इस बात की सिफारिश की कि फौरी तौर पर सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत को ख़त अरसाल करेगी और उनको बताएगी कि किस तरीके से आपके लोगों ने, आपके नुमाइंदों ने, आपकी सियासी जमात के नुमाइंदों ने
अराकीन ने ऑफिशियल एक्ट ऑफ पुलिस में मदाखलत करने की कोशिश की और पब्लिक सर्वेंट्स को इंटिमिडेट करने की कोशिश की। चूंकि वो वफाकी हुकूमत के लोग सिंध हुकूमत के ताबे नहीं हैं, इसलिए हम सिफारिशात वफाकी हुकूमत को अरसाल कर रहे हैं ताकि वफाकी हुकूमत नोटिस भी ले और कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ करे। इसके साथ साथ काबीना कमेटी ने यह भी इस हवाले से बात की है कि पुलिस ने जब एफआईआर काट ली, उनके प्रेशर में आके उनकी झूठी कहानी पर मबनी एफआईआर काट ली, तो पुलिस को, आयोग को एविडेंस को पहले देखना चाहिए था और फिर कार्रवाई करनी चाहिए थी। यह नहीं होता कि आप एफआईआर काटें और किसी शख्स को गिरफ्तार कर लें। पुलिस का काम है वो अपने माइंड को अप्लाई करे। उस आयोग का काम था कि वो चीज़ों को देखता और देखने के बाद एफआईआर काटता, जो कि हम समझते हैं कि उसने नहीं किया, चूँकि वो अंडर प्रेशर था वफाकी हुकूमत की जानिब से। इस हवाले से भी हमने पुलिस को इस सिफारिशात दी हैं कि वो तरीक़ेकार वाज़े करें कि हर एफआईआर के ऊपर इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और इस तरह किसी की चादर और चार दीवारी को पामाल किसी शख्स को नहीं करना चाहिए। पुलिस का राइट है ये कि वो इन्वेस्टिगेट करें। जो शख्स एफआईआर में नामजद हुआ है उसकी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है कि वो पुलिस के साथ कोऑपरेट करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की प्राइवेसी को, चादर और चार दीवारी को पामाल करें। तीसरी चीज़, एफआईआर पे जो टाइम दर्ज हुआ है वो 18 अक्टूबर शाम 7 बजे का है, जबकि कमेटी के पास शवाहिद मौजूद हैं कि एफआईआर कटी सुबह 5 बजे, जब पीटीआई के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थाने के बाद सुबह 5 बजे। तो ये कैसे हो सकता है कि शाम 7 बजे का टाइम उस एफआईआर पर लिख दिया जाए? पुलिस को इसके अंदर भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था और प्रेशर का सामना करना चाहिए था, और इन वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों को इस तरीके से सरकारी कामों में, ऑफिशियल कामों में मदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। चौथी चीज़, जो इल्ज़ामात जो मीडिया में खबर नशर हुई थी पाक फौज के कुछ अफसरान के हवाले से, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने गालिबन 20 तारीख को, 20 अक्टूबर को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से गुजारिश की थी कि हर चीज़ कानून के मुताबिक होनी चाहिए और कानूनी एतबार से आर्मी एक्ट का इतलाक होता है उनके अफसरान पे, जिसको कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो रिक्वेस्ट आर्मी चीफ को की बिलावल साहब ने। आर्मी चीफ ने फ़ौरन उस मामले का नोटिस लिया और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तश्कील दिया। उस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद अपनी रिकमेंडेशंस अरसाल की, जिसके बाद जो डिसिप्लिनरी कार्रवाई कानून के मुताबिक बनती है वो कार्रवाई की गई। कमेटी का ये ख्याल है कि इस पूरे एपिसोड में हम सबको कानून का एहतराम करना चाहिए, सरकारी ओहदों का एहतराम करना चाहिए और एहतराम के दायरे में रहते हुए हम सबको अपना अपना काम करना चाहिए। किसी शख्स को ये इख्तियार नहीं है कि वो उन ऑफिशियल एक्ट्स के अंदर इंटरफेयर करे, इंटरवीन करे, मदाखलत करे। और इसलिए इंशाअल्लाह अगले हफ्ते, चूँकि अभी तातील स्टार्ट हो गई है सिंध में, अगले हफ्ते वफाकी हुकूमत को ख़त अरसाल कर दिया जाएगा जिसके अंदर ये तमाम बातें शेयर कर ली जाएंगी। उसके बाद कमेटी की रिपोर्ट भी पब्लिक कर ली जाएगी। दूसरा जो बड़ा अहम इशू काबीना के सामने आया वो सेंसस के हवाले से था कि वफाकी काबीना ने 2 रोज़ कबल मंगल के रोज़ जो सेंसस के रिज़ल्ट थे उनको अप्रूव कर दिया है। सिंध हुकूमत, सिंध काबीना ये समझती है कि वफाकी हुकूमत का इक़दाम आईनी, कानूनी और इखलाकी एतबार से सरासर गलत है
और यकतरफा तौर पर यह चीज़ नहीं हो सकती थी। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि यह मामला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर सब जुडिस है। 2017 में जब ये सेंसस कंप्लीट हुए थे, उस वक्त से लेके आज तक 2020 तक ये मामला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर सब जुडिस है। उस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में वज़ीर आला सिंध 2017 से सूबाए सिंध का मुकदमा लड़ रहे हैं कि ये सेंसस सूबाए सिंध की पॉपुलेशन को सही तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं करती और हमारी पॉपुलेशन को, हमारी आबादी को अंडर शो किया गया है इस सेंसस के अंदर। और इसी तरह के एतराज़ात और सियासी जमातों की जानिब से आए, जिसकी वजह से आप लोगों को याद होगा कि 2017 के एंड में जो आईनी तरमीम इलेक्शंस के लिए की गई थी, उसमें एक पार्लिमानी पार्टीज़ का मुआहिदा हुआ था, जिस मुआहिदे के सिग्नेटरी आज़म सबाती साहब, जो कि आज वफाकी काबीना का हिस्सा हैं, वो भी थे। और उस मुआहिदे के तहत सेंसस रिजल्ट्स का ऑडिट होना लाजमी है। पहले काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने 13 नवंबर की अपनी मीटिंग में, मैं मिनट्स अपने साथ लाया हूं, 13 नवंबर की अपनी मीटिंग में फैसला किया कि 1% सेंसस रिजल्ट्स को ऑडिट किया जाएगा। उसी तरह 24 नवंबर को उस 1% के नंबर को बढ़ा के 5% कर दिया गया। ये मिनटेड है दोनों दस्तावेजात, ये कोई सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी नहीं कह रही है, ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के मिनट जो कि सीसीआई इशू करती है उसमें दर्ज है। उसके बाद 27 मार्च 2018 को भी ये मामला सीसीआई के सामने ज़ेर गौर आया और बहुत ही मुफस्सिल अंदाज से जो सूबाए सिंध के एतराज़ात थे वो वज़ीर आला सिंध ने, बिकॉज जो बाकी सिंध के नुमाइंदे बैठे थे सीसीआई में, शायद वो तो दिलचस्पी नहीं रखते इन मामलात में, लेकिन वज़ीर आला सिंध ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले वज़ीर आला ने सिंध का मुकदमा सीसीआई के सामने रखा और इस मिनट्स में तकरीबन कोई 2 पेज की तफसीलात हैं जो वज़ीर आला सिंध ने अपने एतराज़ात काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के सामने रखे और एक बार फिर वो मामला मौखिर हो गया। आखिर में आखिरी जो सीसीआई की मीटिंग इस्लामाबाद में 11 नवंबर 2020 को मुनक्किद हुई, आखिरी मीटिंग, तो उसके अंदर वफाकी हुकूमत ने उन एतराज़ात से निकलने के लिए एक नया फार्मूला निकाला और उस फार्मूले के तहत उन्होंने कहा कि अली जैदी साहब की सरबराही में हमने एक कमेटी बना दी है, वो कमेटी इन एतराज़ात को देखेगी और एतराज़ात को देखने के बाद वो फैसला करेगी। सीसीआई का फैसला कानूनी फैसला है, आइन के आर्टिकल 154 के हवाले से फैसला है और तवातुर के साथ फैसला किया गया है। पार्लिमानी पार्टीज का मुआहिदा है, उन तमाम चीज़ों को उन्होंने रद्द करके अली जैदी साहब की सरबराही में एक कमेटी के हवाले कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने 11 नवंबर को इस मीटिंग में एक बार फिर एतराज़ात अपने शो किए और ये मिनट्स हैं, उस मिनट्स के पैरा 136 में वज़ीर आला सिंध अपनी गुजारिशात पेश करते हैं। मैं पढ़ देता हूँ। द चीफ मिनिस्टर सिंध proposed that reservations of all provinces should be heard in the committee meetings. Minister for Planning, Development and Special Initiatives यानी कि असद उमर साहब also shared similar views. वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अली जैदी साहब की कमेटी अकेले फैसला नहीं करेगी, वो सूबों से और सिर्फ सिंध से नहीं, हर सूबे से उसका इनपुट लेगी और वज़ीर आला सिंध के मौक़िफ़ की तायीद फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट करते हैं। फैसला करती है सीसीआई, पैरा 137, मैं इसकी कॉपीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। द सीसीआई, द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट took note of the implementation status and directed the committee
to also address the concerns of provinces and expedite recommendations on the finalization of census results 2017 for submission to the cabinet and council of common interest। यानी कि CCI ने फैसला किया, डायरेक्शन दी उस कमेटी को कि आप सूबों के एतराज़ात सुने और सुनने के बाद अपनी रिकमेंडेशंस देंगे। मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूं कि सूबाए सिंध की हुकूमत से एक बार भी अली जैदी साहब ने, उनकी कमेटी ने डिलिबरेट नहीं किया। वजीर आला सिंध इज 1 फोन कॉल अवे, हुकूमत सिंध के वज़रा और 1 फोन कॉल अवे। लेकिन उस कमेटी ने ना सिर्फ आईनी तकाज़ों को पामाल किया, कानूनी तकाज़ों को पामाल किया, बल्कि इखलाकी तकाज़े कि वो CCI जो कि वज़ीर आज़म की सरबराही में बैठती है, इमरान खान साहब की सरबराही में बैठती है, उसी CCI का फैसला कि आप सूबों से उनके एतराज़ात सुनने के बाद अपनी सिफारिशात पेश करें। सूबों से बात किए बगैर अपनी सिफारिशात पेश करते हैं और उसको काबीना से मंजूर करा लेते हैं। ये है इनके इखलाकी इक़दार। और मुझे हैरत होती है कि उस काबीना के अंदर पीपल्स पार्टी तो नहीं है, सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले PTI के बहुत सारे वज़रा मौजूद हैं। GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस से ताल्लुक़ रखने वाली वफाकी वज़ीर जो कि IPC की वफाकी वज़ीर है, CCI का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो ये मिनट्स वगैरह इशू करते हैं वो IPC डिपार्टमेंट इशू करता है, वो वफाकी वज़ीर मौजूद हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के वफाकी वज़ीर 2 मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर कानून और वफाकी वज़ीर IT मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के हैं। लेकिन कोई शख्स ये इशू रेज नहीं करता कि जी सूबों की रिजर्वेशन है इसके ऊपर। सूबे के आईनी सरबराह ने CCI के अंदर ये मुकदमा उठाया है, ये एतराज़ात दाखिल किए हैं। मैं गुजारिश करना चाहूँगा उस GDA से, उस मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से जिसके मरूने मिन्नत ये वफाकी हुकूमत चल रही है इस वक्त, जिसके वोटों के बगैर, जिसकी हिमायत के बगैर ये हुकूमत अपनी पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती, वो अपना किरदार अदा करे ना। अगर जो उनको किरदार अदा करना है, सियासी बातें तो करते हैं लेकिन जो कानूनी उनका किरदार है काबीना में बैठ के, वो किरदार तो अदा करें। और अली जैदी साहब जो कि कमेटी के सरबराह हैं, जिनका खुद ताल्लुक सूबाए सिंध से है, वो अपना किरदार तो अदा करें ना। मुझे हैरत हुई कि कल भी MQM के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम सड़कों पे आ जाएंगे। ओ भाई, सड़कों को छोड़ो, काबीना से निकलो, तुम हुकूमत का हिस्सा हो। कब तक ये लॉलीपॉप दोगे लोगों को? आपका काम है ये। खुद कहते हैं कि जब हमने हुकूमत में आए तो हमने वज़ीर आज़म इमरान खान को कहा कि सेंसस का ऑडिट होना है, यानी कि खुद मान रहे हैं कि हमारी शराइत हैं ये, लेकिन शर्त को मनवाने में नाकाम है। हम गौर कर रहे हैं, हम सड़कों पर एहतजाज करेंगे। तो ये प्लीज़ ये आप मिक्स सिग्नल नहीं दे सकते। आपको फैसला करना है, आप सूबे सिंध की आवाम के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े। और मैं आज आपको रिकॉर्ड पर कहता हूं कि सूबाई सिंध की हुकूमत के पास फॉर्मूला मौजूद है ये साबित करने का कि हमारी पॉपुलेशन को उन्होंने अंडरमाइन किया है, अंडर शो किया है। सरकारी दस्तावेजात हैं, सरकारी, जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस दिन ये बात ऑफिशियली हमसे करेंगे, हम ये चीज़ साबित कर सकते हैं, उनको हमारे नुमाइंदे साबित कर सकते हैं। लेकिन बस इंटरेस्ट उनका आईनी तकाज़ों को फॉलो करना नहीं है, आईनी प्रिंसिपल्स को फॉलो करना नहीं है। तो इस तरह की वो एक तरफा, गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर अखलाकी फैसले
वफाकी काबीना इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार में करती है। सिंध हुकूमत ने सख्ती के साथ इस यकतरफा फैसले का नोटिस लिया है, इस फैसले को कंडेम किया है और अपने एतराज़ात वफाकी हुकूमत को और CCI को अगले हफ्ते में इंशाअल्लाह सिंध हुकूमत अरसाल कर देगी और ये गैर आईनी चीज़ हम इनको नहीं करने देंगे इंशाअल्लाह। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिंध काबीना ने पहले फैसला किया था कि सूबाई सिंध के अंदर ग्रेड 5 से ग्रेड 16 की नौकरियां ट्रांसपेरेंट तरीके से देने के लिए IBA के ज़रिए टेस्ट कराए जाएंगे। सिंध हुकूमत ने IBA के साथ इंगेज किया और IBA ने उस टेस्ट का तखमीना, उसकी कॉस्ट 700 रुपये मुख्तस की है। सिंध काबीना ने सिंध के नौजवानों को इंसेंटिव देने के लिए, उनकी मदद करने के लिए ये फैसला किया है कि उस 700 रुपये का 50% सिंध हुकूमत अदा करेगी, यानी कि 350 रुपये सिंध की आवाम की नुमाइंदा सिंध हुकूमत, सिंध के नौजवान की सिंध हुकूमत खुद बेयर करेगी, ताकि हमारा गरीब आदमी पैसे ना होने की वजह से इस मौके से फ़ायदा उठा सके। ये हमारी जिम्मेदारी है बहैसियत हुकूमत के, और ये जिम्मेदारी खुश असलूबी के साथ के घर पे लोग घुसे और दीवार फलाट की, जो CCTV फुटेज आपके सामने आए उनके बारे में हकायत क्या है सर? इसी से रिलेटेड मतलब जो छापा मारा गया होटल, क्या पुलिस खुद ने वो छापा मारा या पुलिस को प्रेशराइज किया गया? किसने प्रेशराइज किया, किसने पुलिस को इस्तेमाल किया छापा मारने के वजह से? देखिए, मैंने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के इब्तिदा में ये कह दिया कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर असर व रसूख इस्तेमाल किया गया, इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया, वफाकी हुकूमत के लोगों ने उस असर रसूख को इस्तेमाल किया क्योंकि उनके सियासी मकासद थे। हम तो कह रहे हैं कि कानूनी एतबार से वो FIR नहीं कर सकती थी। कानूनी एतबार से जब वो FIR नहीं कर सकती थी तो उन्होंने एक और बंदे को खड़ा किया और झूठ पर मबनी FIR काटी। मैं तो ये भी कहा, कमेटी ने ये भी कहा कि चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया और यहाँ तक कहा गया कि पुलिस को गिरफ्तारी का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले तफ्तीश करने की ज़रूरत थी, चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत थी। इस तरीके से पुलिस को अपनी परफॉर्मेंस को भी ठीक करने की ज़रूरत है। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि असर रसूख इस्तेमाल किया गया, वफाकी हुकूमत की जानिब से इस्तेमाल किया, उसके लोगों ने किया, जो रिकॉर्ड पर मौजूद है। आप चाहेंगे तो उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, और जो कमेटी की रिपोर्ट जब पब्लिक कर दी जाएगी तो उसके अंदर वो तमाम शवाहिद, तमाम एनेक्शंस जो हैं उसके साथ एनेक्स किए गए, वो तमाम चीज़ें पब्लिक होंगी। ये करके मैं ये करके 18 अक्टूबर को मज़ार कायद पर कैप्टन सफदर और मरीम साहिबा कराची में आए थे तो उनकी बेहरमती की गई, उनकी कमरे में दाखिल किया गया। फिर मरीम नवाज जिंदा आ रही हैं, लड़काने में उनको मजबूर किया गया है, तो क्या इस हवाले से फिर ख्याल रखा गया है कि आइंदा ऐसा कोई वाक़या ना हो? क्या लड़काने में भी ऐसा नहीं हो सकता? सर इसी ऐड कर लीजिएगा, जो मुकदमा दर्ज कराने वाला शख्स है जो बाद में PTI का कारकुन निकला, उसके खिलाफ कानूनी तौर पर क्या कार्रवाई की जाएगी या की गई है? देखिए, कानूनी एतबार से मैजिस्ट्रेट का ये इख्तियार होता है, जब झूठी FIR कोई काटता है तो उसके खिलाफ एक काउंटर FIR हो सकती है सेक्शन 182 CRPC के तहत। इस तरह की कोई हिदायत गालिबन मैजिस्ट्रेट के सामने से नहीं आई, लेकिन ये हक मैं समझता हूँ कैप्टन सफदर साहब रखते हैं कि वो मलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस उस शख्स के खिलाफ दायर करें, इन तमाम शवाहिद को बरूए कार लाते हुए। जो आपने ये इम्पोर्टेंट सवाल किया, देखिए, सूबाए सिंध की धरती तो हमेशा लोगों को वेलकम करती है और हमारे लिए ख़वातीन का, बुज़ुर्गों का बात तक़द्दुस है। हम अपनी माँ बहन की इज़्ज़त कराना जानते हैं, अपने मेहमानों की इज़्ज़त कराना जानते हैं, और इंशाअल्लाह उन तमाम चीज़ों को लाड़काना बरूए खातिर रखा जाएगा। और ये जो PTI वाले शर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, वो एक बार करके उनको अंदाज़ा हो गया किस तरीके से उन्होंने इतना शर्मनाक जो है 18-19 तारीख का वाक़या था। मैं समझता हूँ हम सबके लिए बड़ा काबिल अफसोस वाक़या था। तो मैं समझता हूँ अगर वो थोड़े बहुत समझदार हैं तो अब वो गुरेज करेंगे इस तरह की साजिशें करने से। ये करके रहें। ये बता दें, ये सेंसस का बड़ा अहम इशू है और इसी के बुनियाद पर सारी चीज़ें तस्लीम होती है। तो अब सिंध हुकूमत के पास क्या ऑप्शन खत के अलावा, क्योंकि खत तो आप लिखते रहते हैं, कई
मामला पे खत लिखे गए लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और अभी यकीन नहीं आएगा, तो आपके पास क्या ऑप्शन थे कि आप सिंध का केस किसी ऐसे बाकी आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बचता है जहां ये लेकर जाएं? देखिए, मैं आईनी कानूनी एतबार से गुजारिश करूं कि ये एक बार फिर उस कमेटी की रिपोर्ट को सीसीआई लेके आएंगे, क्योंकि उनको लाना पड़ेगा वो, और जब सीसीआई में लेकर आएंगे तो वजीर आला सिंध सीसीआई में एक बार फिर सिंध का मुकदमा रखेंगे और वजीर आला सिंध वजीर आजम पाकिस्तान को ये कहेंगे कि आप भी सूबाई सिंध से इलेक्ट हुए थे, सूबाई सिंध के दारुल खलाफा कराची से आप इलेक्ट हुए थे, तो आपकी भी जिम्मेदारी थी कि इन रिजर्वेशंस को, जब अली जैदी साहब ने अपनी कमेटी की सिफारिशात पेश की तो आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए था कि क्या आपने सूबों के साथ मशावरत कर ली। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा फिट केस है जिसके अंदर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इस तमाम कार्रवाई को कलअदम करार देगी और एक बार फिर वफाकी हुकूमत को ये डायरेक्शन दिलवाई जाएगी कि आप सूबों से मशावरत करने के बाद, उनकी रिजर्वेशन करने के बाद फिर अपनी सिफारिशात सीसीआई के सामने लेकर आए। अगर वफाकी हुकूमत हमारी बात से इत्तफाक नहीं करती तो अदालत जाने का ऑप्शन हर आईनी कानूनी हुकूमत के पास अवेलेबल होता है और उस ऑप्शन को हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। अशद ने पहले कहा था करके मैं आपके पास आ गया। अच्छा मुजर साहब, कैप्टन सफदर केस के हवाले से आपने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जो हमें भी नहीं मालूम थी। सिंध में हजारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो कि केसेस के अंदर मफरूर हैं और पुलिस उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही होती, मफरूर ही चल रहे होते हैं। जैसे कि आपने बताया कि रिपोर्ट में आपने बताया, लिखा है, ये चीज आ रही है कि एफआईआर शाम को 7 बजे का जो है दर्ज होने का वक्त दिया गया। पुलिस अफसरान ने इस्तीफे किए, वो अपनी बात पे रहे कि उनके ऊपर प्रेशर दिया गया। तो जब ये एफआईआर दर्ज हो रही थी तो उस वक्त ये पुलिस अफसरान सिंध हुकूमत को या अपने बाला अफसरान को उन्होंने इस बारे में नहीं बताया कि उनके ऊपर प्रेशर जो है वो मुख्तलिफ लोगों की जानिब से दिया जा रहा है। तो उन्होंने तो अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया, लेकिन क्या सिंध हुकूमत ने इन अफसरान के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए नहीं रिकमेंडेशन दी कि उन्होंने कैसे प्रेशर बेयर किया? जब प्रेशर बेयर कर लिया तो उन्होंने एफआईआर पर टाइम क्यों गलत लिखा? इन सारी चीजों के ऊपर जरूर सी रोशनी डालेगा। दूसरा सवाल आपसे ये है कि सलमान मुजाहिद बलोच जो कि साबिक एमएनए हैं एमक्यूएम के, उनके भाई हैं 19 ग्रेड में, और कमर नबी जमील ने एक पटिशन लगाई थी नैबजदा अफसरान के खिलाफ कि जो नैबजदा अफसरान हैं उनको दोबारा महकमों के अंदर जो है वो नहीं लगाया जाए। उनके भाई को गुज़िश्ता रोज जो है जैकबाबाद के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है। जैकबाबाद में 19 ग्रेड की कोई पोस्ट ही नहीं है, सिंध हुकूमत उनसे इंतकाम ले रही है, इससे जोड़ी की वक्त। मुझे इसकी एग्जैक्ट तफसीलात डिटेल्स नहीं पता, तो इसलिए मेरे लिए कोई स्पेसिफिक जवाब देना इसके ऊपर मुश्किल होगा। बट मेरा जो कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि जो शख्स प्ली बार्गेन करता है वो डिस्क्वालिफाइड है, वो किसी ओहदे पर नहीं रह सकता। लेकिन अगर किसी शख्स के खिलाफ नैब की इंक्वायरी चल रही है उसको ओहदा दिया जा सकता है, उसको पोस्ट आउट किया जा सकता है। तो अगर कोई शख्स प्ली बार्गेन के जरिए या कोर्ट के फैसले के जरिए डिस्क्वालीफाई हुआ है उसको पोस्ट आउट सिंध हुकूमत नहीं कर सकती और सिंध हुकूमत नहीं करती। लेकिन किसी शख्स के खिलाफ अगर नैब की इंक्वायरी चल रही है तो वो पोस्ट आउट हो सकता है, और वो तमाम वो लोग हैं जो कि या तो इंक्वायरी फेस करें या इंक्वायरी से अक्विट हो चुके हैं, इंक्वायरी उनके खिलाफ खत्म हो चुकी है, कोई ऐसा डिस्क्वालीफाइड अफसर नहीं है। जहां तक आपने पुलिस वालों के हवाले से बात की, मैं तो कह रहा हूं कि ये एक तरफा रिपोर्ट इसलिए नहीं है, ये बैलेंस रिपोर्ट इसलिए है कि हमने सिर्फ ये नहीं कहा कि पीटीआई ने वफाकी हुकूमत ने अपना असर इस्तेमाल किया, हम तो कह रहे हैं कि पुलिस ने भी गलत तरीके से अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया। और हम ये सिफारिशात पुलिस को पेश कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आपको अपनी चीज़ों को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। एफआईआर का मतलब नहीं है कि फौरी तौर पर आप लोगों को हिरासा करना शुरू कर दें, गिरफ्तार करना शुरू कर दें, लोगों की चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करें। तो ये तमाम चीज़ें कानून के मुताबिक इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट सॉर्ट आउट करने के लिए जाइए और इंशाल्लाह हम वो करके लेंगे। ये करके तीन कर लें। आईजी सिंध अगवा हुआ था या नहीं, उसका जवाब दें। और दूसरा कि हमारी डिस्ट्रिक्ट के अवाम परेशान है रेजिडेंस के बाद। सोयाबीन की मुंतकिली की आपने पाबंदी लगा दी थी, लेकिन केपीटी अभी तक वो सोयाबीन की मुंतकिली का अमल जारी रख रही है। उस हवाले से आपके क्या इल्जाम उठाएंगे? आईजी सिंध इंस्पेक्टर जनरल है, लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा ओहदा है सरकारी सूबा सिंध का। आप कैसे कह सकते हैं इस तरह की बात? तो मैं समझता हूँ हमें जब बात करें
तो कभी कभार सनसनी क्रिएट करने के लिए हमें एहतियात का काम लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं आज कह दूं कि आईजी सिंध अफगा हो गए थे तो फिर मेरे ख्याल में आप भी परेशान होंगी, मैं भी परेशान होऊंगा। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा हमें एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए इस हवाले से। जो सोयाबीन की आपने बात की, कल सीपा की टीम केपीटी का उन्होंने विजिट किया था और केपीटी को नोटिस कल सीपा के दायरे ने मूव कर दिया है, जिसके अंदर उन्होंने नोटिस लिया है उन तमाम चीज़ों को चेक करने के लिए। उन्होंने फॉर द टाइम बीइंग कहा है कि इसकी अभी मूवमेंट को आप रोक दें, क्योंकि 4 अनफॉर्चुनेट अमवात उस एरिया में हुई हैं और अगेन इम्प्रेशन बज़ाहिर ये पड़ रहा है, तो उसको इन्वेस्टिगेट होने की ज़रूरत है। इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और मैं उम्मीद करूँगा कि केपीटी जो है वो कोऑपरेट करेगा सिंध एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के इस काम में। आज़ाद के बाद फिर कैप्टन सफ्तर की गिरफ्तारी इतना रहती है उसमें खतरनाक सैलाबी सोचा हो, आधा काम फौज ने किया, आधा काम से हुकूमत ने किया। आप ये बताएं इस पूरी तरीका दोनों की तरफ से कैप्टन सफ्तर या नौकरी की तरफ मुतफिक है या नहीं? मेरा काम या काबीना का काम नून लीग की क़यादत को सेटिस्फाई करना या उनको इत्तफाक पर लाना नहीं है। मेरा काम है हक़ाइक़ पर मबनी बात करना। जो TORs काबीना की कमेटी को दिए गए थे उन TORs के तहत अपनी रिकमेंडेशन देना। तो हम किसी को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं बैठे थे, हमें एक कानूनी जिम्मेदारी दी गई थी काबीना की जानिब से और मैं समझता हूँ वो जिम्मेदारी को काबीना कमेटी ने खुश उसलूबी के साथ निभाया और अपनी रिपोर्ट को सिफारिशात को काबीना के सामने पेश कर दी, जिन सिफारिशात से काबीना ने भी इत्तफाक किया है। जी इम्तियाज करके फिर सियासी माहौल PDM के हवाले से जो इस्तीफों की बात चली है, 2 इस्तीफे नून लीग के गलती से या कैसे भी कौमी असम्बली के स्पीकर तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने दोनों अरकान को बुला लिया है कि वो आए और इस्तीफे कबूल किए गए। तो तहरीक इंसाफ तो कह रही है कि इस्तीफे कबूल किए गए हैं, मौलाना फजल रहमान भी कह रहे हैं कि इस्तीफे दें। सुनने में ऐसा है कि पीपल्स पार्टी शायद इस मामले से थोड़ा सा जारी दूर के इस्तीफे ना और सिंध असम्बली में अरकान जो है वो अपने काम करते हैं और कोई और एहतजाज की तारीख दी जाए। तो आप क्या कहेंगे, आपका क्या फैसला हुआ है पार्टी में? कोई देखिए इम्तियाज, सियासत में इफ एंड बट तो नहीं होता ना, तो इतनी चहमगोइयाँ इफ एंड बट पे चल रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि इस अवाम दुश्मन, आइन दुश्मन, मजदूर दुश्मन, किसान दुश्मन, बल्कि मैं कहूँगा पाकिस्तान की मईशत दुश्मन हुकूमत के ख़िलाफ़ हम सब इकट्ठा हैं, हम सब खड़े हैं। और ये इस मौक़िफ़ की हमने जब से PDM मार्ज़े वजूद में आई है उस वक्त से हमने इस तमाम नैरेटिव को एंडोर्स किया, इसको सपोर्ट किया है। माजी में सिर्फ तफरका क्रिएट करने के लिए PTI के कुछ लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की, बट आपने देखा कि चाहे गुजरावाला हो, चाहे कराची हो, चाहे क्वेटा हो, चाहे पेशावर हो, चाहे मुल्तान हो, चाहे लाहौर हो, जहाँ जहाँ PDM ने अपने जलसे रखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरी तरीके से उसमें पार्टिसिपेट किया। यहाँ तक कि जब मुल्तान को जो जलसा 30 नवंबर का और चेयरमैन पीपल्स पार्टी कोरोना वायरस से मुतासर हुए तो उन्होंने अपनी बहन को वहाँ पर भेजा ये शो करने के लिए कि पीपल्स पार्टी PDM के साथ खड़ी हुई है। आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी बेटी को वहाँ पर भेजा, आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा को, कि PDM के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी हुई है। तो जो लार्जर पर्सपेक्टिव है कि इस इमरान खान साहब की हुकूमत से हमें छुटकारा हासिल करना हम सब के लिए ज़रूरी है, उस एजेंडे पर हम चल रहे हैं। हमारे इस्तीफ़ों के हवाले से फैसला चेयरमैन साहब कह चुके हैं कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी, उसकी मीटिंग होने वाली है। वो CEC का जो फैसला होगा वो आपके साथ इंशाअल्लाह शेयर कर लिया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन सर, ये बताइएगा, आपने बताया कि कमेटी ने इंक्वायरी की तो कितने लोगों के जो है स्टेटमेंट दी गई, जिन लोगों पे एलिगेशन है जो चीजें सामने आई तो उसका भी मौका दिया गया और ये पब्लिक के सामने कब लाएंगे? मैं ये जो कमेटी थी ये कोई अदालत नहीं थी या क्वाज़ी जुडिशल बॉडी नहीं थी कि लोगों को बुला के इंटेरोगेट करती। हम JIT नहीं थे, हमारा काम था उन फैक्ट्स को एसरटेन करके अपनी सिफारिशात मुरतब करके काबीना के सामने पेश करना। हमने शवाहिद पर मबनी जो बात मैंने की है ना वो एविडेंस ओरिएंटेड है, जिसके शवाहिद मौजूद हैं। तो अगर अली जैदी साहब खुद ट्वीट करते हैं, अगर अली जैदी साहब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अगर गवर्नर साहब खुद ये कहते हैं, अगर हलीम आदिल शेख साहब खुद ये कहते हैं,
तो मैं समझता हूँ कोई इसमें इन्वेस्टिगेट करने की या उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं थी। उन एविडेंस बेस्ड, उन शवाहिद पर मबनी सिफारिशात हमने पेश की और इंशाल्लाह वो रिपोर्ट जैसे हम वफाकी हुकूमत को खत लिख लेंगे वो रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर ली जाएगी। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।